हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। आपके ऐसे एमसीक्यू कराए जा रहे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इस सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? व्हेन परफॉर्मिंग ए न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स मेजर द सर्कम्फरेंस ऑफ द न्यूनेट हेड एंड चेस्ट विच असेसमेंट फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल न्यूबॉर्न। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसका जो सर्कम्फरेंस होता है हेड एंड चेस्ट, न्यूनेट का जो हेड एंड चेस्ट जो सरकम्फरेंस होता है उसमें अगर नॉर्मल न्यूबॉर्न है तो उसमें जो हम असेसमेंट फाइंडिंग करेंगे क्या एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? द हेड एंड चेस्ट सरकम्फरेंस आर द सेम। ऑप्शन बी, द हेड इज 2 सेंटीमीटर लार्जर देन द चेस्ट। ऑप्शन सी, द हेड इज 3 सेंटीमीटर स्मॉल देन द चेस्ट। ऑप्शन डी, द हेड इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द चेस्ट। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसमें जो सरकम्फरेंस होता है, एक होता है हेड सरकम्फरेंस, दूसरा क्या होता है चेस्ट सरकम्फरेंस। 8 बर्थ पे जो हेड सरकम्फरेंस होता है नॉर्मली जो न्यूबॉर्न का वो कितना होता है? 30 to 35 सेंटीमीटर। जो चेस्ट सरकम्फरेंस होता है न्यूबॉर्न का वो कितना होता है? 30 to 33 सेंटीमीटर। ये क्या है? 8 बर्थ। अब देखने को मिलता है 8 बर्थ हमें देखने को मिलता है। 8 बर्थ ये क्या है? नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है सरकम्फरेंस नॉर्मल न्यूबॉर्न या न्यूनेट के अंदर। तो मैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्या नॉर्मल असेसमेंट फाइंडिंग क्या है? तो जो नॉर्मल है फर्स्ट हमें पता होना चाहिए हेड सरकम्फरेंस एंड जो चेस्ट सरकम्फरेंस होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न का कितना होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या कह रहा है? हेड एंड चेस्ट सरकम्फरेंस आर द सेम। तो ये क्या है? नॉर्मल जो न्यूबॉर्न का हेड सरकम्फरेंस होता है वो क्या होता है? हेड कंपेयर टू चेस्ट क्या होता है? मतलब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ऑप्शन है क्या कह रहा है? सेम। सेम तो नहीं मिलता क्योंकि जो हेड होता है वो कितना होता है? 30 to 35 सेंटीमीटर और जो चेस्ट होता है वो कितना होता है? 30 to 33 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या इसका रॉन्ग आंसर है। सेम देखने को मिलता क्या देखने को मिलता है हमें? हेड सरकम्फरेंस कितना है हमें? जो हेड सरकम्फरेंस कितना देखने को मिलता है? 33 to 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? हेड इज 2 सेंटीमीटर लार्जर देन द चेस्ट। बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमारा हेड जो न्यूबॉर्न का हेड होता है वो क्या होता है? चेस्ट से कंपेयर करें तो नॉर्मली देखते हैं तो क्या होता है? हेड ऊपर होता है। तो इस तरीके से हम इसको याद भी रख सकते हैं। जो न्यूबॉर्न का हेड होता है वो क्या होता है? ऊपर होता है कंपेयर टू चेस्ट, राइट। तो चेस्ट के कंपेयर में हेड ज़्यादा है तो इसका सरकम्फरेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। हेड होता है वो कितना होता है? 2 सेंटीमीटर लार्जर देन द चेस्ट। और नॉर्मली बात करें तो कितना होता है? नॉर्मली 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 सेंटीमीटर लार्जर होता है कंपेयर टू किसके? चेस्ट सरकम्फरेंस के। तो ऑप्शन में क्या 2 सेंटीमीटर क्या नॉर्मली है तो ये हो सकता है, राइट। ऑप्शन सी क्या है? द हेड इज 3 सेंटीमीटर स्मॉल देन द चेस्ट। स्मॉल नहीं होता, कितना होता है? लार्ज होता है। तो ऑप्शन सी भी क्या है इसका रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी क्या है? हेड इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर नहीं होता, कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। हेड सरकम्फरेंस क्या होता है? चेस्ट के कंपेयर टू ज़्यादा होता है। तो हमें क्या नॉर्मल पता होना चाहिए हेड सरकम्फरेंस न्यूबॉर्न का कितना होता है और चेस्ट सरकम्फरेंस कितना होता है। एक क्वेश्चन नोट से पूछा गया था लास्ट ईयर, जो हेड सरकम्फरेंस एंड जो चेस्ट सरकम्फरेंस होता है न्यूबॉर्न का वो इक्वल कब होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था नोट सेट में। हेड सरकम्फरेंस और जो चेस्ट सरकम्फरेंस होता है न्यूबॉर्न का इक्वल कब होता है? मतलब कौन सी एज में इक्वल होता है? मतलब आफ्टर 1 ईयर। कब? 1 ईयर। न्यूबॉर्न के 1 साल बाद ये दोनों जो हेड एंड चेस्ट सरकम्फरेंस है वो इक्वल होते हैं। वो कितना होते हैं? 45 सेंटीमीटर। ये नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें बस नॉर्मली याद रखना है हेड जो सरकम्फरेंस होता है एंड चेस्ट सरकम्फरेंस होता है वो नॉर्मली कितना होता है? 8 बर्थ। और 1 ईयर पे क्या हमें ये इक्वल देखने को मिलेगा? 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए क्लाइंट इन पैनक्रेटाइटिस हैज रिक्वेस्टेड पेन मेडिकेशन। विच पेन मेडिकेशन इज इंडिकेट फॉर द क्लाइंट विद पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है उसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन क्या होता है? पैनक्रेटाइटिस। इसके लिए जो मेडिकेशन है पेन मेडिकेशन
वो हम कौन सा यूज करेंगे? तो क्या है, हमें पेन मेडिकेशन इंडिकेटर फॉर द क्लाइंट विद पेनक्रियाटिस, पेनक्रियाटिस का क्लाइंट है, उसके लिए पेन मेडिकेशन हम कौन सा यूज करेंगे? ऑप्शन है नेमेरोल या मेप्रिडिन, ऑप्शन बी टोराडोल या कीटोरेलक, ऑप्शन सी मॉर्फिन सल्फेट, ऑप्शन डी क्या है कोडीन या कोडीन, राइट? ये क्या है कोडीन, ऑप्शन डी क्या है कोडीन। तो हमें जो पेनक्रियाटिस कंडीशन होती है, पेनक्रियाटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज की कंडीशन हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिस बोलते हैं। इसके लिए जो पेन मेडिकेशन हम यूज करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मेप्रिडिन। मेप्रिडिन इसकी क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये ड्रग क्या करती है? जो पेनक्रियाटिस में जो स्पाज्म ओडी होता है, ये क्या होती है? डक्ट होती है जो पेनक्रियाट, सपोज ये क्या है हमारा, सपोज ये क्या हमारा पेनक्रियाज, इसमें जो एक डक्ट होती है जो क्या करती है? जो पेनक्रियाज जो जूस होता है उसको क्या यहाँ से फ्लो सीक्रेट करता है, मतलब जो पेनक्रियाज जूस होता है यहाँ से सीक्रेट होता है, और पेनक्रियाज जूस क्या करता है? जो फूड होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट? तो जो पेनक्रियाटिक जूस जिस डक्ट से निकलता है उसको हम बोलते हैं स्पाज्म, वो स्पानो ओडी, स्पेक्टर ऑफ ओडी, राइट? क्या बोलते हैं? स्पेक्टर ऑफ ओडी। ये स्पेक्टर होता है, स्पेक्टर ऑफ ओडी। इसमें क्या होता है? जो स्पेक्टर ओडी होता है इसमें क्या, जो पेनक्रियाटिक जो जूस होता है, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो क्या सीक्रेट होते हैं, जो पेनक्रियाटिक जूस या जो एंजाइम होते हैं वो क्या इस डक्ट से सीक्रेट होते हैं, मतलब इस डक्ट से भी क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। तो इन कंडीशन क्या होता है? पेनक्रियाटिक कंडीशन में क्या डक्ट स्पाज्म हो जाती है, मतलब क्या सिकुड़ जाती है। जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो क्या आगे फ्लो नहीं हो पाते, क्योंकि किस वजह से? स्पाज्म हो रखा है इसमें, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है? जो पेनक्रियाटिक जूस है वो बैक फ्लो होंगे, ठीक है? क्या होंगे? बैक फ्लो होंगे। इसकी वजह से क्या होगा? जो पेनक्रियाटिस की कंडीशन है, जो पेनक्रियाज में जो जूस है वो बैक फ्लो होंगे, तो इसकी कंडीशन में क्या है? आगे बैक फ्लो नहीं हो पाएंगे, आगे मतलब आगे सीक्रेट नहीं हो पाएंगे, तो बैक फ्लो होने की वजह से क्या है? जो जूस है इकट्ठा हो जाएंगे पेनक्रियाज में। तो इस कंडीशन में जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। जो जूस निकलना चाहिए डक्ट से वो क्या है? एस्केलेट, मतलब बाहर नहीं निकल पाता, और जो नहीं निकल पाता बैक फ्लो होने की वजह से क्या है? पेनक्रियाज के अंदर ही क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो इसकी वजह से जो पेन होता है पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में कौन सा ड्रग देना पड़ता है इसको? मेप्रिडिन। ये क्या करती है? स्पाज्म मतलब होने से प्रिवेंट करती है। ये क्या करती है? प्रिवेंट स्पाज्म ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है? इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। ओडी क्या होता है? ये क्या होता है? डक्ट होती है जो पेनक्रियाज जूस सीक्रेट होते हैं। इन केस अगर ये डक्ट होती है वो सिकुड़ जाती है, स्पंज होता है, तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम या जूस होता है वो क्या बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो होगा तो पेनक्रियाज के अंदर एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होकर क्या करेगा? वो कंडीशन कैसे होगा? इन्फ्लामेशन कर देगा उसमें पेनक्रियाज में, मतलब क्या होगा? पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन कर देगा, तो इस कंडीशन क्या होता है? पेनक्रियाटाइटिस। क्यों हो रहा है? वो स्पाज्म ओडी की वजह से, ठीक है? इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सा ड्रग देना पड़ता है? मेप्रिडिन। इसको हम क्या ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। जो पेनक्रियाटिक कंडीशन ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? मेप्रिडिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर मेप्रिडिन या डेमेरोल। हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जो मॉर्फिन होता है पेनक्रियाटाइटिस कंडीशन क्या कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है, मॉर्फिन हम कभी यूज नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मेप्रिडिन। ये क्या करता है? टू प्रिवेंट द स्पाज्म ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ ओडी with the pancreatitis, client with the pancreatitis receive non-opioid analgesic for pain such as Demerol। तो ये क्या होता है? स्पेक्टर ओडी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इसका क्या काम होता है स्पेक्टर ओडी का? जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं उसको क्या होता है? ये क्या बे होता है, मतलब पेनक्रियाटिक जूस है जो एंजाइम होते हैं उसको क्या आगे फ्लो होने के लिए, तो इसमें ही स्पाइन हो जाएगा, तो उसकी कंडीशन जो पेनक्रियाटिक कंडीशन और सीवियर हो जाएगी। इसकी वजह से जो पेन होगा पेशेंट के लिए, तो उसको पेन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? मेप्रिडिन। Client pancreatitis might prone to bleed and tetradoल is not drug of choice for pain control। तो क्या हम
ट्रायोडोल मेडिकेशन यूज नहीं करते पेनक्रेटिक कंडीशन। मॉर्फिन सल्फेट कोडिन और एनालिसिस क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है टेल द पेनक्रेटाइटिस। मॉर्फिन क्या कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है पेनक्रेटाइटिस में, और कौन सी कंडीशन में, अस्थमा वाली कंडीशन में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, मॉर्फिन को अवॉइड करना पड़ता है। तो इसको याद रखना है, मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है पेनक्रेटाइटिस और अस्थमा वाली कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिफोर administering nasogastric feeding to the client hospitalized following cardiovascular accident CVA, the nurse aspirate 40 ml of residual, the nurse क्वेश्चन पूछा गया है, एंजियो जो एनजी ट्यूब होता है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है, उसको उससे मतलब क्लाइंट को फीडिंग देने से पहले, एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले, नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग से पहले हमें क्या करना है, किसका क्लाइंट है, कार्डियो वेस्कुलर का क्लाइंट है। तो हमें जो एस्पिरेट करके देख रहे हो कितना रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 40 ml। तो इसके बाद जो नर्स को क्या करना होगा, ऑप्शन है रिप्लेस द एस्पिरेट एंड एडमिनिस्टर द फीडिंग। ऑप्शन बी डिस्कार्ड द एस्पिरेट एंड विदहोल्ड द फीडिंग। ऑप्शन सी डिस्कार्ड द एस्पिरेट एंड विंग द फीडिंग। ऑप्शन डी रिप्लेस द एस्पिरेट एंड विदहोल्ड द फीडिंग। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है नॉर्मली कितना होना चाहिए, 100 ml। 100 ml। अगर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम एनजी ट्यूब से फीडिंग करा रहे हैं, अगर हम उसको एस्पिरेट करके देखते हैं तो हमें अगर नॉर्मली लेस देन 100 ml से हमें लेस देन 100 ml से अगर फ्लूइड हमें एस्पिरेट करके मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है, नॉर्मल है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी हमने फ्लूइड एस्पिरेट करके देखा है, अगर नॉर्मल कितना आ रहा है, लेस देन 100 ml से कम आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, जो भी एस्पिरेट करके फ्लूइड है उसको हम क्या रिप्लेस करेंगे, मतलब क्या पुश करेंगे। उसके बाद हमें क्या इसको फीडिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन होती है। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 100 ml। अगर इससे कम आ रहा है तो हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फीडिंग आराम से दे सकते हैं एनजी ट्यूब के थ्रू। बट अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो हमें क्या विदहोल्ड करना होगा फीडिंग। तो इस कंडीशन में जो कितना आ रहा है स्प्रेड करके देखने पर 40 ml, तो ये कंडीशन क्या है, हमारी नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड जो भी है उसको रिप्लेस करेंगे, जो एस्पिरेट कराए फ्लूइड को उसको रिप्लेस करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, फीडिंग को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगर लेस देन 100 ml रेसिडुअल वॉल्यूम या फ्लूइड देखने को मिल रहा है तो हमें क्या है, नॉर्मल कंडीशन होती है। क्या होती है, नॉर्मल फीडिंग होती है या नॉर्मल कंडीशन। अगर इससे मोर देन 100 ml से अगर हमें एस्पिरेट करने पर फ्लूइड देखने को मिल रहा है तो वो क्या है, विद फीडिंग को क्या करना पड़ता है, हमें विदहोल्ड करना पड़ता है और इन्फॉर्म करना पड़ता है डॉक्टर को। हमें क्या करना पड़ता है, फिर इन्फॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए रिप्लेस द एस्पिरेट एंड एडमिनिस्टर द फीडिंग। द नर्स विल रिप्लेस द एस्पिरेट एडमिनिस्टर फीडिंग बिकॉज द जो अमाउंट ऑफ एस्पिरेट क्या लेस देन 50 ml, या अगर लेस देन 100 ml देखने को मिल रहा है तो हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। एडमिनिस्ट्रेशन फीडिंग जो भी है उसको आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन बी सी क्या है, एस्पिरेट नॉट बी डिस्कार्डेड, एंड ऑप्शन डी क्या है, फीडिंग नॉट बी विदहोल्ड। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, नॉर्मली पता होना चाहिए जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 100 ml होता है। इससे कम देखने को मिल रहा है तो हम फीडिंग दे सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो हम विदहोल्ड करेंगे फीडिंग को एंड इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A client is admitted to the emergency room with symptom of delirium tremor. After admitting the client to a private room, prior to nursing intervention is to। क्वेश्चन पूछा गया है, कोई क्लाइंट है इमरजेंसी रूम में, उसको जो सिम्टम है क्या है, डेलीरियम ट्रेमर। क्या सिम्टम है, डेलीरियम ट्रेमर। आफ्टर एडमिशन के बाद जो प्राइवेट रूम एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए, प्रायोरिटी वेज वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑप्टेन एस्टिव एल्कोहल यूज। ऑप्शन बी प्रोवाइड सीजर परक्यूशन। ऑप्शन सी कीप द रूम कूल एंड डार्क। ऑप्शन डी एडमिनिस्टर थियामिन एंड जिंक। हमें पता है जो डेलिरियम ट्रेमर होता है वो क्या होता है, जो डेलिरियम ट्रेमर होता है वो क्लासिकल सिम्टम होता है, किस कंडीशन में होता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी जो सीरीज स्टार्ट किया है बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। जो डेलिरियम ट्रेमर होता है वो क्लासिकल सिम्टम किस कंडीशन में होता है, जो एल्कोहल विड्रॉल वाला क्लाइंट होता है, जो पर्सन होता है क्या, एल्कोहल विड्रॉल।
एल्कोहल विड्रॉल वाली कंडीशन में जो हमें क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या होता है, डेलिरियम ट्रेमर। एल्कोहल विड्रॉल का जो क्लासिकल सिम्टम होता है वो क्या होता है, डेलिरियम ट्रेमर। इस कंडीशन में क्या होगा, हमें हमेशा याद रखना है, इस कंडीशन में क्या है, पेशेंट को सीजर से प्रिकॉशन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, प्रोवाइड द सीजर प्रिकॉशन। जो एल्कोहल विड्रॉल की कंडीशन में जो क्लासिकल सिम्टम हो वो क्या देखने को मिलता है हमें, डेलिरियम ट्रेमर। एक क्या, एक सीजर होता है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी सीजर को प्रिवेंट करना, ठीक है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा पूछी जाती है क्वेश्चन में। जो एल्कोहल विड्रॉल कंडीशन जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो कौन सा होता है, लिब्रियम, लिब्रियम या क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ये कौन सा ग्रुप की ड्रग है, बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन ग्रुप का ड्रग होता है। हमें क्या करना है, प्रोवाइड द सीजर प्रिकॉशन। जो डेलिरियम ट्रेमर होता है वो क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ एल्कोहल विड्रॉल मैनिफेस्टेशन आफ्टर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हैविंग ड्रिंकिंग एंड विड्रॉल सीजर में हैपन विद इन 6 to 48 आवर एल्कोहल सेशन एंड देयरफॉर द नर्स शुड प्रोवाइड सीजर प्रिकॉशन। जो एल्कोहल विड्रॉल की कंडीशन क्या होती है, जब भी कोई पेशेंट एल्कोहल इंटेक करता है उसको सडनली ड्रॉप करता है, सडनली स्टॉप करता है, तो उससे जो सडनली स्टॉप करने की वजह से जो सिम्टम साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एल्कोहल विड्रॉल साइन सिम्टम। वो कब होता है, जब पेशेंट एल्कोहल स्टॉप करता है, मतलब एक साथ बंद करता है, तो उसके 6 to 48 आवर हमें एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं, 6 to 48 आवर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सा ड्रग यूज करना होता है, बेंजोडाइजेपिन, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। जो बेंजोडाइजेपिन ग्रुप का ड्रग होता है क्लोरडाइजेपॉक्साइड या लिब्रियम। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्टेन स्टिव एल्कोहल नॉट यूज प्रायोरिटी क्लाइंट केयर। ये हमारा प्रायोरिटी नहीं होता, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, सीजर को प्रिकॉशन करना। कैप्टन द डिमली लाइट नो डार्क रूम और थियामिन और मल्टीविटामिन आर गिवन टू प्रिवेंट द बर्निंग एन्सेफेलोपैथी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एल्कोहल विड्रॉल की कंडीशन में जो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है हमें, बर्निंग एन्सेफेलोपैथी। ये क्या होता है, एल्कोहल विड्रॉल की कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मल्टीविटामिन और थियामिन। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है काफ़ी बार, जो डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन इनकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है एल्कोहलिक कंडीशन कौन सा होता है, एल्कोहल विड्रॉल। उसके लिए कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बर्निंग एन्सेफेलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए न्यूबॉर्न हैज डायग्नोज विद एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर, द नर्स पोजीशन द न्यूबॉर्न। तो डायग्नोज क्या है, एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर। इस कंडीशन में जो क्लाइंट का पोजीशन होना चाहिए न्यूबॉर्न का कैसा कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी ऑन आइदर साइड, ऑप्शन डी विद द हेड एलिवेट। द एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर कंडीशन क्या होती है, ब्लैडर का जो होता है वो क्या है, एब्डोमिनल जो बॉल होता है उसके मतलब डिस्टेंट कंडीशन देखने को मिलता है ब्लैडर, या उभरा हुआ देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है, एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर। उस कंडीशन में जो पेशेंट जो न्यूबॉर्न है तो उसका पोजीशन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट साइड पोजीशन, या मैं बोल सकता हूँ ऑन आइदर साइड, या ऑन आइदर साइड, या बोल सकता हूँ लेफ्ट साइड पोजीशन, या साइड लाइन पोजीशन, या साइड लाइन पोजीशन। क्यों, इससे क्या होगा, जो यूरिन होगा वो क्या होगा, जो ब्लैडर में यूरिन वो क्या होगा, ड्रेन होगा। ड्रेन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइलेंट पोजीशन प्रोवाइड करना पड़ता है न्यूबॉर्न को। किस कंडीशन में, एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर, या मैं बोल सकता हूँ ऑन आइदर साइड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी ऑन द आइदर साइड। प्लेसिंग द न्यूबॉर्न साइलेंट पोजीशन हेल्प द यूरिन टू ड्रेन फ्रॉम द एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर। ऑप्शन क्या पोजीशन, चाइल्ड ऑन द एक्सपो ब्लैडर। तो हमें ऐसा पोजीशन देना है जो ब्लैडर को क्या है, मतलब जो यूरिन है वो क्या ड्रेन हो सके। ब्लैडर से जो यूरिन है उसको ड्रेन करने के लिए हमें कौन सा पोजीशन देना है, साइलेंट पोजीशन। ऑप्शन बी डी क्या, सुपाइन हेड एलिवेटेड इनकरेक्ट पोजीशन होता है, हमें अलाउ नहीं होता, अलाउ नहीं करना किसमें, एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर वाली कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द मदर 3 month old with esophageal reflex asked the nurse what she can do to lessen the baby reflex. The nurse would tell the mother to. क्वेश्चन पूछा गया है 3 month ओल्ड है, उसको क्या कंडीशन हो रही है, ईसोफेजियल रिफ्लेक्स वाली कंडीशन है, ईसोफेजियल रिफ्लेक्स. तो नर्स व्हाट शी डू टू लेसन द बेबी रिफ्लेक्स, जो बेबी का रिफ्लेक्स है वो कम कैसे हो. तो नर्स मदर को क्या बोलेगी. ऑप्शन ए फीड द बेबी ओनली व्हेन इज हंग्री. ऑप्शन बी बर्प द बेबी फ्रीक्वेंटली थ्रू द फीडिंग. ऑप्शन सी प्लेस द बेबी supine with head elevate. ऑप्शन डी बर्प द बेबी आफ्टर फीडिंग इज कंप्लीटेड. इस कंडीशन जो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है क्या होता है, जैसे बेबी फीडिंग करेगा तो जो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स कंडीशन क्या वॉमिटिंग हो सकता है. तो इस कंडीशन में जो बेबी का रिफ्लेक्स है वो हमें कम कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा. बर्प द बेबी फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग. जैसे बेबी को फीडिंग कराए उसके हमें क्या करना है, बर्प करना है, मतलब उसका क्या मसाज करना है. इस तरीके से मसाज करेंगे तो जो बेबी का रिफ्लेक्स है वो क्या होगा, कम होगा. और जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है बैक पे ऐसे मसाज करना है और जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन में क्या होगा उसका कम होगा और जो उसका एब्डोमेन है वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा. इसकी वजह से क्या होगा, बेबी का जो रिफ्लेक्स है वो कम होगा, जिससे क्या वोमिटिंग नोजिया वोमिटिंग कंडीशन भी नहीं होगी. ठीक है, जो उसको कंडीशन क्या करना है, बर्प द बेबी फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी बर्प द बेबी फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग. राइट, फ्रिक्वेंट थ्रू आउट द फीडिंग ये क्या करे, हेल्प टू प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड लेसन अदर रिफ्लेक्स सिम्टम. ऑप्शन ए और डी क्या है, डायरेक्ट टू कलेक्ट द बेबी स्टमक एंड कंट्रीब्यूट द रिफ्लेक्स. ऑप्शन सी क्या, शुड बी प्लेस साइलेंट पोजीशन विद एलिवेटेड टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन. हमें क्या करना है, साइलेंट पोजीशन करना है. किसके लिए, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन नहीं हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए. तो इस कंडीशन में जो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी. इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, बर्प द बेबी फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड विद द फ्रैक्चर फीमर involving the epiphyseal. Epiphyseal feature are serious because चाइल्ड क्या है, फ्रैक्चर हो रखा है फीमर में और क्या इन्वॉल्व हो रखा है, एपीफिजियल. एपीफिजियल फ्रैक्चर के होने की वजह से आर सीरियस बिकॉज, ये जो एपीफिजियल फ्रैक्चर होता है वो सीरियस क्यों है, क्योंकि क्या होता है, इन नॉर्मल बोन ग्रोथ इज अफेक्टेड. क्या होगा, इस वजह से नॉर्मल ग्रोथ अफेक्ट होगा बोन का. ऑप्शन बी केयरलेस फॉर्मेशन प्रिवेंट बोन हीलिंग. ऑप्शन सी बोन मेरो इज लॉस्ट थ्रू द फ्रैक्चर साइट. ऑप्शन डी ब्लड सप्लाई टू द बोन इज ऑब्लिटेटेड. तो इस कंडीशन में जो एपीफिजियल जो प्लेट होता है हमें नॉर्मली क्या होता है, बोन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये क्या होता है, सपोज ये क्या हमारा बोन, इसके बोथ एंड पे ये क्या प्रेजेंट होता है, एपीफिजियल प्लेट. क्या होता है, एपीफिजियल प्लेट. जो नॉर्मली क्या करता है, बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. राइट, किसके लिए, बोन ग्रोथ के लिए. ये क्या करता है, एपीफिजियल प्लेट बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसकी वजह से अगर इसमें सपोज इसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बोन का जो नॉर्मल ग्रोथ है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए नॉर्मल ग्रोथ बोन ग्रोथ इज अफेक्टेड. केयरलेस फॉर्मेशन प्रिवेंट बोन सीलिंग, इसका रॉन्ग आंसर है. एंड बोन मेरो इज लास्ट थ्रू द फ्रैक्चर साइड, ये भी क्या रॉन्ग आंसर है. ब्लड सप्लाई टू द बोन इज ऑब्लिटेटेड. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए. ये क्या करता है, जो बोन ग्रोथ होता है उसको अफेक्ट करेगा. नॉर्मल बोन ग्रोथ इज अफेक्टेड होगा इस कंडीशन में. ग्रोथ प्लेट क्या करते हैं, लोकेटेड एपीफिशियल. जो एपीफाइसिस होता है बोथ एंड ऑफ जो बोन होता है उसके जो बोथ एंड पे जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एपीफिशियल होता है. जो क्या करता है, जो एपीफिशियल प्लेट होता है वो बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर इसमें एपीफिशियल फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करता है, नॉर्मल जो ग्रोथ होता है उसको अफेक्ट करेगा. सीरियस कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट फ्रैक्चर ऑफ ग्रोथ प्लेट विच मीन्स दैट द अफेक्टेड bone will not grow and longer compared to unaffected side and possibility of infection if the bone is sticking out of the skin. इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एपीफिशियल जो प्लेट है वो क्या नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाएगा. उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो क्या होगा, फ्रैक्चर होने की वजह से उसमें जो ब्लड सप्लाई वो भी नहीं होगा और इन्फेक्शन भी होने के चांस रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइन इज एडमिटेड with the burn of the right arm, front chest, head according to the rule of 9 percentage of burn injury.
तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 फर्स्ट हमें ये क्वेश्चन हमें ये भी पता चल गया जो रूल ऑफ 9 होता है वो कौन सी कंडीशन में जो होता है, जो रूल ऑफ 9 जो फॉर्मूला होता है कौन सी कंडीशन में होता है यूज, वन वाली कंडीशन में, राइट। इसके लिए जो वन हुआ है कहाँ पर हुआ है, राइट वन, राइट आर्म फ्रंट चेस्ट एंड हेड। तो इसमें जो परसेंटेज देंगे रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कितना होगा, नॉर्मली हमें पता होना चाहिए 100% वन होता है बॉडी का, उसमें जो हमें क्या डिफरेंट बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या परसेंटेज निकालना होता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। हमें दिया है क्वेश्चन राइट आर्म, जो राइट आर्म में जो वन होगा वो कितना होगा 9%। 9% ये क्या है राइट आर्म में, इसमें जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बहुत साइड में वन होगा तो बहुत साइड में डिफरेंट मतलब अलग परसेंटेज दिया जाता है। तो हमें जो मेंशन करने रखा कि राइट आर्म सीधा दिया हुआ है, ना तो फ्रंट है ना बैक है, तो राइट आर्म में परसेंट कितना होगा 9%। फ्रंट चेस्ट में कितना होता है, ये क्या होता है 9%। जो हेड होता है वो क्या हमारा, ये भी क्या हमारा 9%। तो जो हम इसको हम टोटल करेंगे तो कितना होगा ये 27%, कितना होगा 27%। तो हम ऑप्शन बी क्या हमारा 27%, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। नॉर्मली क्या होता है जो हमारा फेस होता है, फेस वो क्या कितना होता है 9% होता है, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड में जो फेस होता है वो कितना है 4.5 होता है, और बैक साइड में अगर फेस की बात करें तो वो कितना है 4.5, दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना होगा 9%। तो जो फेस होता है कंप्लीटली अगर बर्न होता है तो उसमें जो परसेंट होगा कितना होगा 9%। देन इसके बाद क्या आता है चेस्ट, क्या आता है चेस्ट। चेस्ट की बात करें एंटीरियर चेस्ट एंड पोस्टीरियर की साइड में हम बात करते हैं तो कितना आता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रंट चेस्ट तो उसमें हम कितना स्कोर देते हैं 9%। एक आता है हमारा एब्डोमेन, ये भी क्या हमारा एब्डोमेन, ये भी क्या है 9%, तो टोटल कितना होगा 18%। सिमिलरली ये भी क्या हमारा अगर बैक साइड से परसेंटेज देखने को मिलता है तो वो कितना होता है +18%, +18 तो कितना होता है 36%, टोटल कितना होता है 36। तो ये में डिफरेंट पार्ट का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जो चेस्ट होता है वो एंटीरियर चेस्ट होता है, और चेस्ट में क्या है एब्डोमेन भी हो रखा है, तो अगर एब्डोमेन का अलग से पूछता है क्वेश्चन में, और क्या होता है चेस्ट का भी अलग से पूछता है। चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को कंबाइन करके कितना होगा, चेस्ट 9% और एब्डोमेन भी हमारा 9% होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट का, तो ये कितना होगा 18%। यही सिमिलरली बैक साइड से अगर बर्न होता है तो क्या होता है कंप्लीटली 80% होता है। 18% से अगर हम 18 प्लस करेंगे तो कितना होगा 36%। अब बात करते हैं लेफ्ट लेग, एक होता है राइट हैंड और होता है लेफ्ट हैंड। इसमें अगर एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो 4.5% और 4.5% हैंड है मेरा, अगर एंटीरियरली बर्न होता है तो 4.5% और पोस्टीरियरली बर्न होता है तो 4.5%। तो कम्प्लीटली बर्न होता है तो जैसे राइट आर्म में तो कम्प्लीटली बर्न होगा तो कितना परसेंट होगा 9%, कितना होगा 9%। सिमिलरली लेफ्ट हैंड होगा तो 9%। ये क्या है एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर, राइट। सिमिलरली एक क्वेश्चन भी पूछा जाए जो पेरिनियम एरिया अगर बर्न होता है तो उसमें जो इसको परसेंटेज होता है वो कितना होता है 1%, कितना होता है 1%। पेरिनियम एरिया अगर बर्न होता है तो उसमें जो परसेंट होता है कितना होता है 1%। बात कर राइट लेग, इसमें जो परसेंटेज होता है वो क्या आता है राइट लेग, वही सिमिलरली ये क्या होता है 9%। एंटीरियर पोस्टीरियर 9% मतलब बोल सकता हूँ 18%। टोटली 18 क्या होता है एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर, जो लेग होता है एंटीरियर क्या होता है 9% बर्न होता है, पोस्टीरियरली 9% बर्न होता है, तो टोटल कितना होता है कंप्लीट लेग 18%। लेफ्ट लेग कितना होता है, ये भी कितना है 18%। तो टोटल जो लेग होता है वो कितना होता है 36। इसको हम कंबाइन करेंगे प्लस करके देखेंगे तो टोटल जो बर्न होगा वो कितना होगा 100%, कितना होगा 100%। तो ये हमें क्या है डिफरेंट एरिया का जो 1% होता है वो याद रखना है कौन सी कंडीशन में होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है रूल ऑफ 9 क्या होता है और वन एरिया में कितना परसेंट रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है 37%। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बर्न एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो बर्न इंजरी होता है आर्म का 9% होता है,
फ्रंट चेस्ट का होता है 9%, हेड का होता है 9%। अकॉर्डिंग टू वन कवरिंग 27 बॉडी सरफेस